Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Azim Group of Publications. I am Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss exercise of chapter number 4 from chemistry book by Azim Academy. एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने सॉलिड के पोर्शन को डिस्कस करना है। सबसे पहले एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट आर सॉलिड्स, गिव जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स एंड हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो इस पार्ट में उन्होंने सबसे पहले कहा है सॉलिड्स क्या होते हैं। तो हमें पता है कि जिनमें क्लोज पैकिंग हो, 3 ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो, उनको हम सॉलिड्स कहते हैं। उसके अलावा आपने क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स के दरमियान डिफरेंस बताना है, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में 3 ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, लेकिन एमॉर्फस के अंदर 3 ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होती। क्रिस्टलाइन को हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, लेकिन एमॉर्फस को हम फॉल्स सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जांपल शुगर एंड आइस की है, लेकिन एमॉर्फस के अंदर हम ग्लास, रबर या प्लास्टिक की लेते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन एमॉर्फस वालों के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन हम ऑलरेडी चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 है, explain the following properties of the crystalline solid, give 3 example in each case। एनिसोट्रॉपी की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स बतानी है और उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। उसके बाद क्लीवेज की डेफिनेशन, उसी का सारा डाटा, हैबिट ऑफ द क्रिस्टल्स, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांजिशन टेम्परेचर, सिमेट्री, ग्रोइंग ऑफ द क्रिस्टल, जिसको ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल कहते हैं। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इनमें से नेक्स्ट पार्ट जो बी पार्ट है वो क्वेश्चन है, हाउ पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉपी आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर प्रॉपर डेफिनेशन मैं बुक से रीड आउट करूँ या इसका आंसर पढ़ूँ, बोथ द पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉपी आर रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वन सब्सटेंस इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। दोनों में हम बात यही करते हैं कि एक चीज़ एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की तो वो चीज़ सब्सटेंस है, लेकिन जब हम बात करते हैं एलोट्रॉपी की तो वहाँ पे हमारे पास चीज़ क्या होती है, एलिमेंट। जैसे कि सल्फर की एग्जांपल है, यानी वो रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट की बात करूँ तो वो एक सब्सटेंस है और वो 2 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक क्रोमोहिड्रेट एंड ऑर्थोथ्रोम्बिक। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। डिफाइन यूनिट सेल, व्हाट आर द यूनिट सेल डायमेंशन, हाउ द आइडिया ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस डेवलप फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक एरे ऑफ पॉइंट्स है जो हमारे पास डिफरेंट तरह के एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स की पोजीशंस को एक्सप्लेन कर रहा होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसकी डायमेंशंस क्या हैं, जिसमें हमने कहा था ABC 3 लेंथ्स होती हैं, अल्फा बीटा गामा 3 एंगल्स होते हैं, और उससे कैसे क्रिस्टल लैटिस का आइडिया डिलीवर हुआ, ये सारा हम डाटा जो है ऑलरेडी चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। बी पार्ट है, एक्सप्लेन 7 क्रिस्टल सिस्टम, जिसमें हमने 7 शेप्स पढ़ी थी, उनके अकॉर्डिंग उनके एंगल्स पढ़े थे, उनकी ज्योमेट्रीज पढ़ी थी, और एंगल्स के साथ साथ हमने उसके लेंथ्स पढ़ी थी कि उनमें एक्सिस लेंथ कितनी है। फिर उनकी एग्जांपल्स और वहाँ पे हमने कीज़ भी पढ़ी थी कि आप इनकी कीज़ कैसे बना सकते हैं और कैसे इस टेबल को याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, व्हाट आर द आयोनिक सॉलिड्स, गिव देयर प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। हमने ये बात की थी कि कैटाइन और एनाइन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कैटाइंस और एनाइंस का आपस में जुड़ना और जो सॉलिड बनते हैं उन सॉलिड्स को आयोनिक सॉलिड्स कहते हैं। और उन सॉलिड्स में जो बॉन्ड मौजूद होता है उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और हमने डिटेल से एक लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक सॉलिड को भी डिस्कस कर लिया था। इसके साथ बी पार्ट है, व्हाट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनकी प्रॉपर्टीज बताएं और स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड को एक्सप्लेन करें। हमने कोवेलेंट की भी डिस्कस की थी कि हमारे पास उसमें कौन सी एग्जांपल्स फॉल करती हैं, डायमंड की थी, इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की, और हार्ड होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं एक्सेट्रा, और साथ में उसकी डेफिनेशंस भी डिस्कस की थी। इसके साथ अगर हम सी पार्ट की तरफ मूव करें, व्हाट आर द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स क्या हैं, गिव देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज को भी हम डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। जस्टिफाई दैट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर सॉफ्टर देन आयोनिक क्रिस्टल, ये बात चैप्टर के अंदर थोड़ी सी डिस्कस नहीं हुई। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स सॉफ्ट हैं आयोनिक क्रिस्टल्स की निस्बतन, वजह बताएं। उसकी वजह ये है कि जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की तो उनके दरमियान 2 तरह की फोर्सेस हमने पढ़ी थी, डायपोल एंड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। जबकि हम बात करते हैं आयोनिक सॉलिड्स की तो उनके अंदर कोहेसिव फोर्सेस या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मौजूद है आयोनिक सॉलिड में, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मौजूद हैं वीक फोर्सेस। तो जिनमें वीक फोर्सेस होंगे उनके अकॉर्डिंग डाटा भी चेंज होगा, वो इतने हार्ड भी नहीं होंगे, वो सॉफ्ट होंगे। लेकिन वो सॉलिड जिनके अंदर बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लाइक उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयोनिक बॉन्ड मौजूद है कैटाइंस और एनाइंस के दरमियान, इस वजह से हम कहते हैं कि आयोनिक सॉलिड्स में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो हार्ड होंगे,
जबकि दूसरे वाले जो है वो इसकी निस्बतन क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गिव डिफरेंट थ्योरीज ऑफ द मेटालिक बॉन्ड, हाउ डज द इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी जस्टिफाई द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड शाइनिंग सरफेस ऑफ द मेटल। जिसमें हमने डिस्कस किया था, 4 थ्योरीज डिस्कस की थी। इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी जिसको गैस थ्योरी भी कहा था, वीबीटी थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन थ्योरीज के बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ी थी, हमने थर्मल कंडक्शन पढ़ी, हमने उसकी मेटालिक क्लस्टर पढ़ी, मालेवलेंट डक्टाइल पढ़ी। तो इस क्वेश्चन में उसने वही 2 पेजेस आपसे दोबारा डिमांड किए हैं। उसके बाद इसी का बी पार्ट है, एक्सप्लेन विद द डायग्राम क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। एक पैकिंग में हमने कहा था कि थर्ड लेयर को बी टाइप वॉइड के ऊपर रखें, और एक में हमने डिस्कस किया था कि थर्ड लेयर को ए टाइप वॉइड के ऊपर रखें। तो आपके पास 2 डिफरेंट तरह के पैटर्न्स अरेंजमेंट के ऑब्टेन होते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट फ्रैक्चर इजीली बट मेटल्स आर डीफॉर्म अंडर स्ट्रेस विदाउट फ्रैक्चरिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंस। वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट का एक क्रिस्टल है, उसको जब आप तोड़ते हैं तो वो टूट जाता है, और जब आप मेटल लेते हैं और इस मेटल के क्रिस्टल को आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो वो टूटता नहीं है लेकिन अपनी फॉर्म्स चेंज कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? In case of the salts, ions are arranged in alternate manner in the form of layer, यानी प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट पोजीशंस में मौजूद है। As a result, oppositely charged ion come to lie and face each other, जिसकी वजह से प्लस के नीचे नेगेटिव है और नेगेटिव के नीचे प्लस है, तो एक दूसरे के साथ ऑपोजिट चार्ज हैं। जैसे ही स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करेंगे, और हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ड्यू टू दिस देयर इज अ सिवियर रिपल्शन, जिसकी वजह से आयन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। Between the layers and the layers are separated, causing the fracture of the salt crystal। जब आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, एक दूसरे पॉजिटिव के सामने आ गया, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और उसकी रिपल्शन की वजह से स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है। लेकिन जब हम मेटल्स की बात करते हैं, तो मेटल्स में जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर तो मौजूद हैं, लेयर्स आर स्प्लिट ओवर ईच अदर, लेयर्स यहाँ पे भी स्प्लिट ओवर होंगी, लेकिन यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगी, यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर ही जो है वो रप्चर हो जाए। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैटायन इन NaCl स्ट्रक्चर एंड सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस डिफरेंस। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि सेंट्रल मेटल के साथ कितने लिगेंड्स आके जुड़ सकते हैं, यानी कितनी चीज़ों को अपने साथ अटैच कर सकता है। प्रॉपर डेफिनेशन देखें, द नंबर ऑफ आयन सराउंडिंग द ऑपोजिटली चार्ज आयन इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी अगर सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, तो ऑपोजिटली चार्ज आयन यानी नेगेटिव वाले कितने ज़्यादा उसके साथ आके जुड़ सकते हैं, उसको सराउंड कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मैं बात करूँ सोडियम क्लोराइड की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम को जो है वो 6 है, यानी सोडियम के गिर्द 6 क्लोरीन होंगे, और क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो एक क्लोरीन के गिर्द भी 6 सोडियम होंगे। तो सोडियम क्लोराइड में जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सीजियम क्लोराइड की, तो सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं है, 8 है। तो सेंटर वाले सीजियम के गिर्द 8 क्लोरीन जो है वो आके जुड़ेंगे, और हर क्लोरीन मजीद 8 के साथ आके जुड़ता है, तो सीजियम क्लोराइड का साइज भी ऑब्वियसली ग्रेटर होगा, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स ऑफ द आयोनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड कोवेलेंट मैक्रोमोलिक्यूलर सॉलिड्स। What are the factors which determine whether each of these type of the solid will dissolve in the water or not? वो कहते हैं आयोनिक के, मॉलिक्यूलर के, कोवेलेंट के एग्जांपल्स बताएं, फिर ये भी बताएं क्या ये पानी के अंदर डिसॉल्व इनमें से कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। सबसे पहले अगर मैं आयोनिक सॉलिड्स की बात करूं, तो उनकी एग्जांपल NaCl है, सीजियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है एंड कैल्शियम फ्लोराइड है। इसी तरह अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करूं, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में एग्जांपल हमने आयोडीन की पढ़ी थी, वाटर की है और कार्बन डाइऑक्साइड की है। और अगर मैं बात करती हूँ कोवेलेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स की, तो इसमें एग्जांपल हमारे पास डायमंड और ग्रेफाइट की है। और जहाँ तक बात आती है इनकी सॉल्युबिलिटी की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ और टाइप ऑफ बॉन्डिंग, यानी किस तरह की बॉन्डिंग मौजूद है और उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ किसके अंदर डिसॉल्व होगी। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ डायमंड एंड ग्रेफाइट की, तो डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है ये दोनों हमारे पास क्या है, कोवेलेंट है, दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क है। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये हार्ड होते हैं, और ये हमारे पास जाइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, बिकॉज देयर बिग साइज दे डोंट इंटरेक्ट विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। साइज बड़ा है जिसकी वजह से ये जाइंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते।
लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आयोडीन की, तो आयोडीन क्या है, नॉन पोलर है, एंड नॉन पोलर पोलर सब्सटेंसेस में तो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो अगर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं तो वो तो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये चूंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कभी पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। और अगर मैं बात करती हूँ आयोनिक सब्सटेंसेस, ये आयोनिक कंपाउंड की, तो उनकी लेटेस्ट एनर्जीज होती है आयोनिक सॉलिड्स की सबसे ज़्यादा होती है, और आयोनिक कंपाउंड जो है यूजुअली पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।